हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं अध्याय 1 का भाग 2 लेकर आया हूं। अध्याय का नाम है जीव जगत। इसका पहला भाग मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये दूसरा भाग है जिसके अंतर्गत हम जो बाकी टॉपिक्स रह गए थे, सजीव और निर्जीव में अंतर चल रहे थे, उन अंतरों को आगे बढ़ाते हुए आज टॉपिक अगला पढ़ेंगे हम। ये हिंदी माध्यम वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बायोलॉजी का चैनल है जिसमें आप फ्री जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। अगला टॉपिक है, 4 मैंने टॉपिक पढ़ा दिए थे। 5वां टॉपिक है हमारा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। हम सजीव और निर्जीव में अंतर पढ़ रहे थे, अर्थात हम सजीवों के लक्षण पढ़ रहे थे। 4 लक्षण हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सजीवों के लक्षण क्या क्या होते हैं। सजीवों का मुख्य या विशिष्ट लक्षण है जीव द्रव्य का पाया जाना, यानी जीव द्रव्य सभी जीवों की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो आप लिख भी सकते हो, कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। अर्थात आप जानते हो, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जंतु हों, सभी का शरीर एक कोशिका से या विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, हरक्लवक आदि। ये सभी कोशिका के कोशिकांग कहलाते हैं। तो ये सभी कोशिकांग जीव द्रव्य में पड़े रहते हैं। यानी मैं कह सकता हूं, जैसे मेरी कोशिका है जिसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक केंद्रक है, हरक्लवक है, यह गोल्जी बॉडी है। इस यानी कोशिका के अंदर जितना भी भाग है उसे क्या कहते हैं? हम जीव द्रव्य कहते हैं। इट मींस इसके अंदर जितना भी भाग भरा होगा जिसमें सभी डूबे हों या फैले हों, उस भाग को कहते हैं हम जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम वैज्ञानिक पुरकिंजे ने की थी। किसने की थी? लिख सकते हो आप। जीव द्रव्य की खोज वैज्ञानिक पुरकिंजे ने की थी। अतः जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार वैज्ञानिक हक्सले ने कहा था। किसने कहा था? वैज्ञानिक का नाम था हक्सले, जिसने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। आगे चलते हैं। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। जीव द्रव्य के 2 भागों में हमने बांटा है। पहला भाग है कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दूसरा भाग है केंद्रक, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जीव द्रव्य के मुख्य भाग होते हैं। अतः जीव द्रव्य में इसके अलावा और भी पदार्थ पाए जाते हैं, या मैं ये कह सकता हूं जीव द्रव्य अनेक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल आदि खनिज लवणों सहित जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसीलिए पुरकिंजे ने इसकी खोज की तथा हक्सले ने इसे इन्हीं सभी पदार्थों के पाए जाने के आधार पर जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। तो आप समझ सकते हो, ये जीव द्रव्य के भाग हो गए। ये जीव द्रव्य आपको मैंने बनाकर दिखा दिया है। इससे आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा अनुकूलनशीलता। नंबर 6 है ये। अनुकूलनशीलता, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं एडेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? एडेप्टिबिलिटी। अनुकूलनशीलता या संवेदनशीलता। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी संवेदनशीलता को बोलते हैं, और अनुकूलनशीलता बोलते हैं एडेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं? एडेप्टिबिलिटी। ये होता क्या है? तो देखिए, संवेदनशीलता का मतलब ये होता है जो सजीव होते हैं उनके अंदर ही संवेदनशीलता पाई जाती है। निर्जीवों के अंदर
कोई अनुकूलता या संवेदनशीलता नहीं पाई जाती। जैसे अगर मैं आपके शरीर में कहीं पिन चुभूं तो आपको महसूस होता है और ऐसा झटके से हाथ उठा लेते हो। यानी सजीवों के अंदर किसी को महसूस करने की या उसे सेंस यानी उसे समझने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन अगर ये मार्कर है, अगर इसके अंदर कुछ चुभूं तो उसे महसूस होगा? नहीं होगा, क्योंकि निर्जीव है। या आपके ऊपर कोई ठंडा पानी डाल दे एकदम से, या आपके ऊपर गर्म पानी डाल दे तो आपको महसूस होता है। क्यों होता है? कि आप उस चीज को क्या महसूस कर सकते हो, संवेदनशीलता आपके अंदर पाई जाती है। लेकिन निर्जीवों के अंदर ये पाई नहीं जाती। ऐसे ही अनुकूलनशीलता का मतलब क्या होता है? अनुकूलनशीलता का मतलब ये होता है जैसे धरती पर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं तथा उनका रहना सहना खाना सभी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। या मैं ये कहूं कि कोई भी जीव जिस वातावरण जिस आवास में रहता है और उसी की साथ साथ वो अपने आप को ढाल लेता है या उसके अंदर अपने आप को समावेशित कर लेता है, तो यह प्रक्रिया अनुकूलनशीलता कहलाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, चिड़िया होती है यानी पक्षी होते हैं, उनके पंख होते हैं। तो पंख क्या है? उन्हें उड़ने के लिए मदद करते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं और वो आसानी से उड़ सकते हैं। अगर कहीं ठंडी ज्यादा पड़ जाए या बारिश होने लग जाए तो उनके पंख फूल जाते हैं, यानी अपने आप को वो एडेप्ट करने की कोशिश करते हैं उस वातावरण में। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे कोई भी पहले जैसे हमारे यहाँ जिराफ होता था, जिराफ ने अपने आप को अनुकूलित किया, उसकी लंबी गर्दन होती गई आपने ये जैव विकास में पढ़ा होगा। या आप ये कह सकते हो अनुकूलता ही किसी भी जैव विकास की जननी मानी जा सकती है। यानी अपने आप को किसी वातावरण में ढाल लेना। ये धरती पर जितने भी जीव हैं वो अपने आप को किसी वातावरण में ढाल लेते हैं और उसी वातावरण को ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो अनुकूलनशीलता कहलाती है। जिसके इस अनुकूलनशीलता के चलते बहुत सारे जीवों में आपने परिवर्तन देखे होंगे। जैसे आप लिख सकते हो, जैसे गिरगिट देखा आपने। गिरगिट क्या होता है? शत्रु को देखकर अपना रंग बदलने लगता है, यानी अपनी त्वचा का रंग बदलने लगता है। तो ये भी क्या है? एक अनुकूलनशीलता का उदाहरण है। अगला उदाहरण ये भी आप देख सकते हो, मेढक के नेत्र आपने देखो, आंखें जब पानी में आता है तो निमेषक पटल से अपनी आंखों को ढक लेता है, उस पानी में वो आसानी से रह सकता है। मनुष्य में भी कभी निमेषक पटल पाए जाते थे, लेकिन अब वो अवशेषीय अंग के रूप में आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर। अगला है, जो जीव समुद्र की गहराई में रहते हैं उन्हें खाने के लिए मांस के टुकड़े या बहुत सारे जानवर जो जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, उन्हें वो खाते हैं। इसलिए उनके दांत समुद्र की सतह की अपेक्षा जो नीचे पाए जाते हैं जीव समुद्र में, उनके दांत नुकीले और बड़े पाए जाते हैं। बात समझ रहे हो? तो ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे अगर दक्षिण अफ्रीका में देखा तो लोग वहां काले पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। गर्मी के चलते अपने आप को उस गर्मी में ढाल लेते हैं और उनकी शरीर काला हो जाता है। बात समझ में आ रही होगी आपको? अगर मान लो कोई भी जीव जिस वातावरण में रहने लग जाता है वो उसी वातावरण को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और वो वहां पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे जीव जो वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढालते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वो अनुकूलित नहीं कर पाते। जैसे डायनासोर क्यों खत्म हुए थे? अगर डायनासोर चाहते तो अपने आप को बदल सकते थे। जरूरी था कि उन्हें मांस खाना बंद कर देना था। अगर वो मांस खाना बंद कर देते तो आज शायद वो जीवित रहते। ऐसे ही कुछ जीव हमारी धरती पर आज भी आप देख सकते हो जो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर रहे और वो समाप्ति की ओर या विलुप्ति की ओर पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर शेर को देखा जाए, अगर शेर शाकाहारी हुए तो शेरों की संख्या आप देख रहे हो कम होती आ रही है। उस कम होने की वजह क्या है? कि उन्हें मांस खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। अगर शेर शाकाहारी हो जाए और खाना और फल खाने लग जाए तो शायद वो जिंदा रह सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अनुकूलनशीलता प्रदर्शित नहीं कर रहे। अच्छा, एक और चीज देखा होगा आपने, अगर पेड़ पौधों की बात करूं तो मैं अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है जनवरी का, तो आपने देखा होगा खेतों में अभी गेहूं खड़े होंगे, क्योंकि गेहूं सर्दियों के मौसम में ही हो सकते हैं। गर्मियों के मौसम में गेहूं को उपजाना बहुत ही मुश्किल होता है, वो गेहूं पैदा नहीं हो सकते क्योंकि गेहूं एक शीत ऋतु की फसल है, यानी वो शरद ऋतु में ही हो सकती है जब सर्दी ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वो गर्मी को अपने अनुसार अनुकूलित नहीं मानते। ऐसे ही आलू सर्दियों में होता है, धान बारिश के समय होता है। तो ये सर्दियों के हिसाब से क्यों होते हैं? क्योंकि ये उसी मौसम के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं। शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला है 7वां जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। ये इंपोर्टेंट है। 7वां है
जीवन चक्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ साइकिल। जीवन चक्र क्या है? तो देखिए एक प्रकृति का नियम है, संसार में जो चीज पैदा हुई है या जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप ये लोग जानते हो धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो जन्म लेते हैं, जन्म लेने के वयस्क होते हैं, यानी कोई भी चीज या कोई भी जीव जन्म लेता है, उसका वयस्क यानी युवा होता है, वो युवा होने के बाद क्या है वो जनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। वो जनन का मतलब मैंने आपको समझाया, जनन का मतलब होता है जीवों की ऐसी क्षमता जो अपने जैसे जीव पैदा करने करे, यानी जीवों की ऐसी क्षमता जो अपने ऐसे जीव पैदा कर सकता है वही जनन कहलाता है। यानी प्रत्येक जीव अपनी ऐसी संतान पैदा कर सकता है, यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन के बाद क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी साइकिल चलता है उसको कहते हैं हम क्या, लाइफ साइकिल। और ये हर किसी सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता। ये मार्कर, डस्टर, ईंट, पत्थर, ये पंखे लगे हुए हैं, ये कोई सजीव नहीं है, इनका कोई लाइफ साइकिल नहीं है। चाहो तो मैंने गला दो, इनकी कोई लाइफ नहीं है। लेकिन सजीवों की एक निश्चित आयु होती है, जैसे औसत आयु के रूप में आप मान सकते हो, क्योंकि उसे हम औसत आयु के रूप में कहते हैं। लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। तो सजीवों के अंदर क्या होता है, उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है जिसमें जन्म लेते हैं, वो वयस्क होते हैं, जनन करते हैं और उनकी अंत में मृत्यु हो जाती है। आपकी समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। देखो हिंदी वाले बच्चे मुझे अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। मैं हिंदी वाले बच्चों को पूरा वीडियो, पूरी क्लास वाइज मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक है बेटा गति यानी मूवमेंट। गति 8वां है गति, इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो गति क्या होती है, मूवमेंट क्या होता है? सजीवों में पाई जाती, निर्जीवों में गति नहीं पाई जाती। क्या आपने पहाड़ों को, पेड़ों को चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन सजीवों को चलते हुए आपने देखा होगा। यानी और मनुष्य, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से चले जाते हैं। आपने देखा मनुष्य चल सकता है, मनुष्य, बंदर, हाथी और अनेक सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम गति कहते हैं, या एक वर्ड आता है इन सभी के लिए, लोकोमोशन यानी प्रचलन भी आप कह सकते हो। लेकिन कुछ पौधों को आपने देखा होगा, जैसे छुई मुई, जिसे पकड़ने पर वो सिकुड़ जाता है, तो वो गति नहीं है वो। या आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो प्रकाश की ओर झुके जाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे मैंने एक पौधा है, इस बॉक्स में बंद कर दिया पौधा। अगर ये पौधा बॉक्स में बंद है, अगर मैं यहाँ पर एक खिड़की लगा दूं, यहाँ पर खिड़की, कोई भी खिड़की, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो ऐसे, तो इसकी टहनियां है ना, वो सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाती हैं ऐसे। तो इसे प्रकाशनुवर्ती गति कहते हैं, यानी प्रकाश की ओर झुकना। पौधों का प्रकाश की ओर झुकना क्या कहलाता है, प्रकाशनुवर्ती गति कहलाता है। जैसे मिमोसा पोडियर, मिमोसा पोडियर यहां लिख देता हूं, ये इंपोर्टेंट है। मिमोसा पोडियर ये क्या है, ये छुई मुई का पेड़ है। क्या है ये, पुस्तक में लिख देता हूं छुई मुई। ये छुई मुई का वैज्ञानिक नाम है मिमोसा पोडियर। इसको आप छूते हो तो वो क्या, सिकुड़ने लग जाता है। क्या करने जा रहा है, वो सिकुड़ने ले जाता है। तो ये कोई गति नहीं है, ये अपनी उनकी विशेषता है, लेकिन इन्हें हम गति या लोकोमोशन या मूवमेंट नहीं कह सकते हैं। अगला देखते हैं पोषण। अगला है हमारे पास पोषण, इसमें कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि धरती पर जितने भी जीव हैं वो खाना खाते हैं और किसी न किसी माध्यम से खाते हैं। पेड़ पौधों को छोड़कर सभी जीव कहीं न कहीं से खाना प्राप्त करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये आपको पता होगी। इन न्यूट्रिशन यानी पोषण का मतलब ये होता है कि धरती पर सभी जीव किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी द्वारा या कैसे भी अपना भोजन ग्रहण
करते हैं। भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? देखिए संसार के प्रत्येक जीव को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है, अर्थात सभी जीवों के लिए भोजन अनिवार्य है। अगर भोजन नहीं करेगा कोई धरती पर जीव तो उसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। तो पोषण का मतलब क्या है कि सभी जीव किसी न किसी माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन पोषण को दो भागों में बांटते हैं। धरती पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं परपोषी। एक स्वपोषी होते हैं, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और परपोषी को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। मतलब क्या है दोनों का, एक बात समझ लो। पोषण दो प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार के से जीवों में पोषण होता है। एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं परपोषी। स्वपोषी उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी किसी और पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे या वनस्पति कह सकते हो उन्हें। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। यानी स्वपोषी पेड़ पौधों को कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। लेकिन उनका भोजन क्या होता है ये मैं बता चुका हूं, एक बार रिएक्शन दोबारा लिख देता हूं मैं। जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन होती है वो इस प्रकार से होती है, देख लीजिएगा। एक ये है सूरज, जो सूर्य बोलते हो आप। हवा में, एयर में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस आप पौधों में क्या देते हो? पानी देते हो प्लस ये जो सनलाइट है ये पेड़ पौधों के ऊपर जाती है। क्या जाती है? पेड़ पौधों के ऊपर पड़ती है सूर्य का प्रकाश, यानी सनलाइट बोल सकते हो उसे, सनलाइट। पौधों के अंदर जो हरा हरा होता है पत्तियों में, तनों में, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, या हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिम। क्या बोलते हैं? पर्णहरिम। इसकी सहायता से ये पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। यानी भोजन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये इनका क्या होगा? भोजन, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये काम केवल पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? पेड़ पौधे। इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी, यानी अपना भोजन स्वयं बनाना, यानी ऑटोट्रॉपिक। अब इस भोजन को, ये जो भोजन बनाया है पेड़ पौधे ने, इसे संसार के सभी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रहण करते हैं। तो जब इस भोजन को खाते हैं सभी जीव, किसको? तो उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। ठीक है, तो ये जो भोजन था, ये भोजन लिया किसने? सभी जीवों ने लिया, यानी इन्हें हम बोलते हैं परपोषी जीव। परपोषी जीव क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। ये रिएक्शन किसकी है? श्वसन की रिएक्शन है। श्वसन क्रिया में ये वाली रिएक्शन होती है, यानी इस बने बनाए भोजन को, पेड़ पौधों ने जो भोजन बनाया था, इसको भोजन को लेते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं सभी जीव, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं और अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये परपोषी जीव करते हैं जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। ऊर्जा पे भी थोड़ी सी बात करूंगा मैं। जो पौधे ऊर्जा से जो भोजन मिलता है जीवों को, जो ऊर्जा बनती है, इस ऊर्जा का अगर 100% ऊर्जा बनी तो 60% तो ऊष्मा के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन 40% ही हमारी दैनिक क्रियाओं, यानी शरीर में जो क्रियाएं होती हैं उनके काम में आता है। ये सवाल अच्छा है कि श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा का 100% प्रयोग हम नहीं करते, यानी कोई भी जीव 100% ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता है। उसका 60% तो ऊष्मा के रूप में बाहर चला जाता है या किसी अन्य क्रियाओं में प्रयोग में लाया जाता है। बाकी 40% का प्रयोग हम अपने जीवन यापन में करते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे हाथ घिसू ऐसे, तो हाथ गर्म होने लगते हैं। देखो हाथ गर्म हो रहे हैं, इट मींस ये 60 जो मैं वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, श्वसन की क्रिया हो रही है मेरी कोशिकाओं में, इन हाथों में, तो 40% तो मैं ये काम करने में निकाल रहा हूँ।
और 60% जो ऊर्जा है वो शरीर से बाहर, यानी गर्म जो आपको लग रहा है हाथ, वो यहीं पे 60% या 60% ऊर्जा निकल के जा रही है। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा पोषण पे पूरा टॉपिक। अगला है देखिए, हो सकता है मैं क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन जो पढ़ने का स्तर है और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए मैं डाटा दे रहा हूं और जो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं वो किसी भी कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब मैं ये नहीं कह रहा केवल मेरी क्लास पढ़ के आप कोई एग्जाम निकाल सकते हो। मैं आपका पूरी बेसिकली चीज जितनी भी होती है वो सारी क्लियर करा सकता हूं। अगला टॉपिक बेटा उत्सर्जन। उत्सर्जन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेशन, यानी उत्सर्जन का मतलब बॉडी से बाहर निकलना। उत्सर्जन भी सजीवों का एक लक्षण है, अर्थात जो आप खाना खाते हो और खाना खाया जाता है कोशिकाओं में, वहां पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर सांस के द्वारा निकल जाती है। कुछ वेस्ट पदार्थ बनते हैं बेटा, जो हम खाना खाते हैं, जितने भी खाना हम खाते हैं, फल सब्जी रोटी, उनमें कुछ वेस्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे खून में घुल के ब्लड में घुलते रहते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थ। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हो आप, श्वसन या अन्य दैनिक क्रियाओं या जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ यानी बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। ऐसे कैसे? जैसे आप खाना खा रहे हो तो उसमें कुछ टॉक्सिन्स होंगे, वो क्या है हमारे टॉयलेट यानी मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हमारे पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जो भी गंदी चीजें होती है शरीर के अंदर, वो पसीना आता है पसीने से बाहर निकल जाती है, यानी वो वेस्ट पदार्थ होते हैं हमारे शरीर के अंदर। और कुछ जैसे आपने कभी प्याज या लहसुन का सेवन किया हो, तो प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने आता है तो आप 1 मिनट में बता देते हो कि आपने प्याज या लहसुन खाया है, क्योंकि प्याज लहसुन की जो गंध होती है वो शरीर में कोई काम की नहीं होती। वह गंध हमारे फेफड़ों के माध्यम से, सांस के माध्यम से बाहर निकलती है, क्योंकि उसका कोई काम शरीर में नहीं होता है। या आपने देखा होगा किसी भी कलर की कोई टैबलेट आपने अगर खाई हो, यानी येलो कलर की कोई टैबलेट आपने खाई हो कभी, तो आपने देखा होगा कि आपके टॉयलेट में वो रंग आपको दिखाई देने लगता है। क्योंकि वो रंग इसलिए दिखाई देने लगता है क्योंकि वो रंग हमारे शरीर में कोई काम का नहीं है और हमारी किडनी रक्त को छानकर उस रंग को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो उत्सर्जन की परिभाषा क्या हो गई? जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, क्या हुए? अपशिष्ट पदार्थ हैं जो शरीर में कोई काम नहीं करते, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन होता है, लेकिन वो उत्सर्जन बहुत ही काम का और लाभदायक होता है। पेड़ पौधे अपने शरीर से जब उत्सर्जन करते हैं किसी चीज का, तो गोंद के रूप में, गोंद आपने देखा पेड़ पौधों से गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है, कलर्स निकलते हैं, बहुत सारी दवाइयों के लिए उनसे रस निकाले जाते हैं, तो उनका उत्सर्जन भी काम का होता है। लेकिन किसी भी जैसे मनुष्य को देखा है तो उसका उत्सर्जन जैसे टॉयलेट हो गया, यूरिन हो गया, पसीना हो गया, ये सब चीजें वेस्ट होती हैं और ये कोई काम की नहीं होती हैं। तो उत्सर्जन की परिभाषा और आपको उत्सर्जन समझ में आ गया होगा। यानी उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर में जितनी वेस्ट चीजें हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है और ये सजीवों का क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। निर्जीवों में यह प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिल सकती। एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, ऊतकों की मरम्मत। ऊतकों की मरम्मत यानी रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। आपका अगर हाथ कट जाए, यहां से उंगली कट जाए, तो आपने देखा होगा उसका ट्रीटमेंट कराया जाए तो कुछ दिनों बाद वो घाव बढ़ जाता है और वो जगह सही हो जाती है। अर्थात ये सजीवों का एक लक्षण है। क्यों नहीं है भाई? लक्षण है। पेड़ पौधों में भी कहीं घाव हो जाता है तो घाव अपने आप सही हो जाता है। लेकिन क्या निर्जीवों में ऐसा हो सकता है? आपके घर में कोई किवाड़ हो, उसे तोड़ देना, क्या किवाड़ अपने आप बन जाएगी? वहां पे नहीं बनेगी ना। तो सजीवों में एक क्षमता और होती है जिसे बोलते हैं हम
पुनरुत्त भवन की क्षमता, क्या बोलते हैं? पुनरुत्त भवन की क्षमता यानी रीजनरेशन, यानी रीजनरेट कैपेसिटी कह सकते हो। यानी उससे, जैसे आपने देखो छिपकली देखी है, उसकी अगर पूंछ टूट जाती है तो कुछ दिनों बाद उसके अंदर पूंछ आ जाती है। छिपकली के अंदर एक विशेषता होती है कि जब उसे लगता है कि मुझे कोई शत्रु मेरे ऊपर अटैक करने वाला है, तो अपनी पूंछ को छोड़ के भाग जाती है और हमें बेवकूफ बना जाती है वो। लेकिन कुछ समय बाद उसकी पूंछ ज्यों का त्यों आ जाती है। इसको बोलते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी, यानी पुनरुत्त भवन की क्षमता। ऐसे सजीवों में पुनरुत्त भवन यानी जो अंग कट गया है, टूट गया है, उसे दोबारा से जोड़ने का काम करते हैं सजीव। जैसे अगर हड्डी टूट जाती है हमारी, तो हड्डी जुड़ जाती है ना। क्यों जुड़ गई? क्योंकि हम सजीव हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, और हमारे शरीर के किसी भाग की मरम्मत होकर के वो जगह सही हो जाती है। तो ये करीब 10 से 11 टॉपिक्स थे जिसमें मैंने सजीवों के बारे में चर्चा की। अगर आप सजीवों के विषय में पता हो जाती है आपको, तो निर्जीवों के बारे में आप स्वतः ही जान जाते हैं। तो सजीवों की विशेषताएं आपको आना अत्यावश्यक है, क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो आगे के टॉपिक भी समझ में नहीं आएंगे। इससे आगे हम पढ़ेंगे संसार में जीव कितने प्रकार के हैं, उन्हें कैसे बांटा गया है, उन्हें वर्गीकृत कैसे किया गया है, उनका नामकरण कैसे किया गया है, और उन्हें भागों में अनेक भागों में कैसे बांटा गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ छोटे छोटे वीडियो आपको देता रहूं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब बिल्कुल ना करें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।